चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जस्ता का निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में मैं आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण करना सिखा दिया था, कैसे सिंपली तरीका से आपको निष्कर्षण करना है। देखो, सबसे सिंपल निष्कर्षण ये जस्ता का पड़ता है, एकदम सिंपल तरीका से। हालांकि मैं जो भी चीज आपको समझा रहा हूँ वो ट्विकली समझा रहा हूँ, आज सिंपल तरीका से समझा रहा हूँ। कई तरह के एग्जाम में 10 क्लास 12 क्लास 11 क्लास और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सब क्वेश्चन आते हैं। देखो, जस्ता का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे करना है हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात है, इसकी बेसिक बातें जानते हैं। देखो, जस्ता को हम लोग जिंक भी कहते हैं, जस्ता का दूसरा नाम जिंक भी है। देखिएगा, देखो जस्ता या जिंक का जो संकेत होता है वो जेडन होता है। इसकी परमाणु संख्या मतलब जिंक की जो परमाणु संख्या वो 30 होती है। इसका परमाणु भार लेकर चलेंगे मतलब इसका वजन लेकर चलेंगे तो यानी परमाणु द्रव्यमान 65.5 होता है। आई जिंक जो होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इसी कारण से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। यानी जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2 होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर सकता है कि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो +2 होती है। तो ये जिंक की बेसिक बात थी। अब देखो बुआ, जिंक का जो मुख्य अयस्क कौन कौन होता है? कैलेमाइन हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, जिंकाइट हो गया। ये सब इनके क्या होता है? मुख्य अयस्क होते हैं। लेकिन इन सभी में सर जिंक ब्लेड और कैलेमाइन ये 2 महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं और इन दोनों अयस्कों के सारे इनका निष्कर्षण करी जाती है। यानी अगर जस्ता का निष्कर्षण देखी जाए तो कैलेमाइन और जिंक ब्लेड इन दोनों अयस्क के सारे करी जाती है। देखो बुआ, मैंने आपको समझाया, ये बेसिक बात है। जस्ता का मुख्य अयस्क क्या क्या होगा? कैलेमाइन हो सकता है। जस्ता का मुख्य अयस्क कैलेमाइन होगा जिसका सूत्र ZnCO3, दूसरा होता है जिंकाइट जिसको ZnO बोलते हैं, और तीसरा होता है जिंक ब्लेड जिसका सूत्र ZnS होता है। अब याद समझो, ये जो कैलेमाइन अयस्क है, ये जो तीसरा आपका जिंक ब्लेड है, ये दोनों इसके महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो दोनों अयस्क से इसका क्या करते हैं? निष्कर्षण कर सकते हैं। तो निष्कर्षण में आप लिखिएगा कि जस्ता का निष्कर्षण कैलेमाइन और जिंक ब्लेड से किया जाता है, जो 3 या 4 चरणों में पूर्ण होती है। यहाँ से चरण स्टार्ट है। पहला चरण अयस्क का सांद्रण। अब देखो, अयस्क के सांद्रण में आपको लिखना है कि जब कैलेमाइन अयस्क रहेगा तो वहां पर गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसको शुद्ध करी जाती है, मतलब उसकी अशुद्धि को दूर करी जाती है। और वही जब जिंक ब्लेड रहेगा तो झाग प्लवन या फेन उत्प्लवन विधि द्वारा अशुद्धि को दूर करी जाती है। मैंने बताया कि जस्ता का निष्कर्षण दो अयस्क से करना है, जिंक ब्लेड से, कैलेमाइन से। तो जब आपका कैलेमाइन रहेगा तो गुरुत्व पृथक्करण विधि में जल की मात्रा डालकर अशुद्धि को नीचे बैठा देना है, अशुद्धि को ऊपर ले जाना है और जो शुद्ध होगा वो नीचे बैठ जाता है। ये गुरुत्व पृथक्करण विधि होती है। अब गेहूं देखे होंगे ना, गेहूं नीचे जब पानी में घोल दी जाती है तो गेहूं बैठ जाता है, अशुद्धि ऊपर चलाता है। ये गुरुत्व पृथक्करण विधि होता है। तो कैलेमाइन जब अयस्क रहेगा तो आप गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करेंगे, और यदि जिंक ब्लेड रहेगा तो आप फिर फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। ये पहला आपको स्टेप में अयस्क के सांद्रण में लिखना है कि कैलेमाइन अयस्क रहने पर गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उससे हम लोग सांद्रित कर देते हैं, और जिंक ब्लेड रहने पर वह फेन उत्प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि के द्वारा उसे सांद्रित करते हैं। ये पहला स्टेप, ठीक है ना। अब यहाँ से जो सांद्रित अयस्क आपके पास आएगा उसमें आपको देखो कैलेमाइन और जिंक होगा। तो कैलेमाइन और जिंक में 2 क्रिया करेंगे। जिंक ब्लेड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और कैलेमाइन को निस्तापित मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी जारण में कराएंगे। यानी अगर देखिए यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ कि जो जिंक ब्लेड होता है उसमें जारण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, और जो कैलेमाइन होता है उसको निस्तापन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब वहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां पर उसकी अभिक्रिया कराएंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे। देखो, जारण हो या निस्तापन हो, इसमें अयस्क को गर्म करी जाती है। गर्म करके उसमें पानी उनी की मात्रा सब क्या करी जाती है? पिघला दी जाती है। ये चीज आप समझ लीजिए पहले। तो अभी यहाँ पर जो सांद्रित अयस्क मैंने आपको बताया, कैलेमाइन जब अयस्क रहेगा तो उससे हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करेंगे, और वही जब जिंक ब्लेड रहेगा तो उसके द्वारा हम उसको फेन उत्प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि के माध्यम से उसे हम लोग सांद्रित करते हैं। अब यहाँ पर जो सांद्रित आपका कैलेमाइन या जिंक ब्लेड है उसमें जारण निस्तापन की क्रिया होती है। देखो, जारण में क्या होता है? दूसरा स्टेप कि जो जिंक ब्लेड होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके जिंक ऑक्साइड प्राप्त करी जाती है। और निस्तापन में क्या होता है कि जो कैलेमाइन अयस्क होता है उसको हवा की अनुपस्थिति में, मतलब देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हवा की अनुपस्थिति में जब उसको गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर कैलेमाइन और जिंक ब्लेड, तो जिंक ब्लेड के लिए जारण होगा, जारण का मतलब हवा की उपस्थिति, कैलेमाइन के लिए वहां पर निस्तापन प्रयोग करेंगे, मतलब वहां पर हवा की कोई मात्राएं नहीं होगी। तो जारण हो या निस्तापन हो, दोनों में आपको जिंक ऑक्साइड ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जारण में जैसे ही आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे जिंक ब्लेड का, वहां पर जिंक ऑक्साइड बनेगा, और वही निस्तापन में जैसे ही कैलेमाइन का हवा की अनुपस्थिति में, मतलब हवा की मात्रा न रखते हुए उसमें अभिक्रिया करेंगे या उसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनता है। यानी जारण हो या निस्तापन हो, यानी जारण में जिंक ब्लेड ZnS जिसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड भी इसको कह सकते हैं। तो जारण में जिंक ब्लेड को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, लेकिन निस्तापन में कैलेमाइन को हवा की अनुपस्थिति में
कैलेमाइन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब भी जिंक ऑक्साइड बनता है। यानी जारण हो या निस्तापन हो, दोनों में देखो जिंक ऑक्साइड बन रही है। अब यहाँ से चौथा स्टेप अवकरण या पद्रवण ही इसको कहते हैं। अवकरण का मतलब होता है इसमें कार्बन मिला देना है। तो यहाँ से जारण या निस्तापन में देखो दोनों में क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जारित या निस्तापित अयस्क में कार्बन मिलाकर वहां से जिंक प्राप्त कर ली जाती है। देखिए ना, Zn प्राप्त हो जा रही है। जो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, इसमें अवकरण विधि में कार्बन मिला देते हैं और उस कार्बन मिलाने के बाद हमारा जिंक यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब ये जो जिंक हमारा Zn प्राप्त हुआ, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि रह जाती है, जिसे दूर करने के लिए हम लोग श्रवण विधि का प्रयोग करते हैं। श्रवण विधि का मतलब होता है उल्टा पेनी वाला, क्या करते हैं, उल्टा पेनी वाला पात्र ले लेंगे, चाहे मशीन ले लेंगे और उस पर जिस अयस्क को शुद्ध करना उसको पिघला देंगे तो शुद्ध नीचे गिर जाता है और अशुद्ध उसके ऊपर ही रह जाता है, मतलब पात्र की पेटी पर ऊपर अटक जाती है। ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका था, इसका शुद्धिकरण श्रवण विधि से हम लोग करते हैं। पहले कुछ नहीं, पहले आपको अयस्क का सांद्रण करना है। देखो पहली बात है कि निष्कर्षण दो यहाँ पर दो अयस्क से करना है, कैलेमाइन से और जिंक ब्लेड से। ठीक है ना, कैलेमाइन से जिंक ब्लेड से। तो अयस्क का सांद्रण में आएंगे तो कैलेमाइन रहेगा तो गुरुत्व पृथक्करण विधि, और वही जिंक ब्लेड रहेगा तो फेन उत्प्लवन विधि चाहे झाग प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित करना है। अब जो सांद्रित अयस्क आएगा उसका जारण निस्तापन करना है। तो जारण में जिंक ब्लेड का आपको क्रिया करना है, मतलब जिंक ब्लेड को जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेंगे जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब वही कैलेमाइन को जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कैलेमाइन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वहां पर जिंक ऑक्साइड बनेगा। यानी जारण में भी जिंक ऑक्साइड, निस्तापन में भी जिंक ऑक्साइड। यहां से दोनों में जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो अवकरण में चले आएंगे। जैसे ही क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को कार्बन की यानी कार्बन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर जिंक प्राप्त हो जाती है। और ये जो जिंक प्राप्त होती है थोड़ा सा अशुद्ध रहती है, मतलब इसमें 2-4% अशुद्धि पाई जाती है, जिसको दूर करने के लिए श्रवण विधि का प्रयोग करी जाती है। तो ये 5 स्टेप में आपका क्या होगा, जिंक प्राप्त हो गया। देखो जिंक हम लोग जिंक का कहाँ उपयोग करते हैं, तो सोने चांदी के निष्कर्षण में हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद मिश्र धातु बनाने में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसको ऊपरी परत बनाने के लिए हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। बहुत से धातु पर देखिए उस पर जो पेंट मारी जाती है ना, जिंक का ही मारी जाती है। उसके ऊपर जो सतह लगाई जाती है वो जिंक का ही लगाई जाती है। सिंपली मैं आपको समझाऊं तो ये 4 स्टेप 5 स्टेप में आपका हो गया। पहले अयस्क का सांद्रण करना है, जब कैलेमाइन रहेगा तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से, जब जिंक ब्लेड रहेगा तो फिर झाग प्लवन विधि से आपको सांद्रित करना है। उसके बाद जारण में आपको जिंक ब्लेड का करना है कि जिंक ब्लेड को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, रिएक्शन लिख देना है। फिर निस्तापन में आपको कैलेमाइन लेकर चलना है, कैलेमाइन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है वो अवकरण में लेकर चलेंगे। अवकरण में क्या करेंगे, जारित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ मिला देंगे तो जिंक यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, मतलब जिंक धातु हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब ये जो जिंक धातु प्राप्त होता है इसमें कुछ अशुद्धि पाई जाती है, तो यहाँ पर शुद्धिकरण में लिखेंगे कि जो धातु हमें मिला, जो जिंक धातु मिला है उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे श्रवण विधि के द्वारा दूर कर दी जाती है, और इस तरह से हमें शुद्ध जिंक या जस्ता हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जस्ता प्राप्त करना है। ये सिंपली आप रिएक्शन समझ गए होंगे, आपको जस्ता का निष्कर्षण समझ में आ गई होगी। आप रिएक्शन देख कर अपना भाषा लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लोहा और कॉपर का निष्कर्षण करते हुए फिर मिलेंगे।